नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं दीक्षित दवे पिछली क्लास की तरह इस क्लास के अंदर भी आपके लिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित है। तो पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था उसके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं कि हमने 1909 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था, जिसे हम कहते थे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और उस अधिनियम के हमने सारे प्रावधानों के बारे में भी बात कर ली थी। उसी के अंदर हम आज जो बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था वो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एक नया प्रश्न है कि यह जो है वो किस समिति की सिफारिश पर आया था। तो आपको याद रखना है सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर कौन सा एक्ट आया था? 1909 का भारत शासन अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसको आप नोट कर लेना। और आज की क्लास हम शुरू करते हैं इस छोटे से क्वेश्चन के साथ में। और आज की हमारी क्लास 1919 का भारत शासन अधिनियम है। टॉपिक हमारा होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, ये 1919 के भारत शासन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे, उन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि सबसे पहले तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लें और अपने मित्र तक पहुंचा दो और लाइक कर लो। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली क्लास जो है उनको एक बार देखें ताकि आपके डाउट क्लियर होते चले, क्योंकि हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में 1909 पढ़ा था और हम पढ़ने वाले हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। प्रश्न वही कि इस 1919 के भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम है। वही कि ये मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड दोनों अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, ये मॉन्टेग्यू कौन था और ये चैम्सफोर्ड कौन था? तो जैसे आपने 1909 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था और मार्ले मिंटो पढ़ा था। मार्ले हमारे भारत के राज्य सचिव थे और चैम्सफोर्ड क्या थे उस समय? भारत के वायसराय। वैसे यहाँ पे जो मॉन्टेग्यू है वो हमारे क्या है? भारत के राज्य सचिव के पद पर, भारत के राज्य सचिव। और ये जो चैम्सफोर्ड है वो उस समय क्या थे? हमारे भारत के वायसराय। क्या थे? भारत के वायसराय। तो इन्हीं दोनों के नाम के आधार पर, क्योंकि उस समय भारत में अंदर जो सचिव के पद पर और वायसराय के पद पर ये दोनों व्यक्ति थे, इसीलिए इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या पड़ा? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अगला प्रश्न, ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इस 1919 के भारत शासन अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? आपको याद रखना है 1919 के भारत शासन अधिनियम की घोषणा कब हुई और ये लागू कब हुआ? ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखने। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस 1919 के भारत शासन अधिनियम की घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को इस 1919 के भारत शासन अधिनियम की घोषणा की थी और 1921 के अंतर्गत ये लागू हुआ था। 1921 में ये क्या हो गया था? लागू हुआ था। और 1919 में ये भारत के वायसराय थे, इसलिए 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के आने की क्या कारण या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस 1919 के भारत शासन अधिनियम का आपसे पूछा जाए कि मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधी आपको एक लाइन दी जाएगी और पूछेगा इसका संबंध किस अधिनियम से है। ठीक है, तो जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इस 1919 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषता है या मुख्य उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इस अधिनियम की मुख्य विशेषता या मुख्य उद्देश्य। प्रश्न सीधा पूछेगा कि उत्तरदायी शासन का संबंध किस अधिनियम से है।
तो 1919 के अधिनियम से। 1919 के अधिनियम का दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब? तो 1919 का। इसकी घोषणा कब हुई? 20 अगस्त 1917 को। ये लागू कब हुआ? 1921 को। इसका उद्देश्य तो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलते हैं इसके प्रमुख प्रावधानों की ओर कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। ठीक है, इन प्रमुख प्रावधानों की हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है पहला प्रावधान। देखो प्रावधान देखते हैं हम कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान थे वो महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या थे। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम का जो पहला प्रावधान है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। प्रांतों में द्वैध शासन का शुभारंभ हुआ था। कहां पर? प्रांतों में। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का क्या हुआ था? शुभारंभ हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन का शुभारंभ या शुरुआत के लोग किस अधिनियम के माध्यम से हुआ था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के। अब एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे, ये जो द्वैध शासन शब्द आया वो द्वैध शासन शब्द कहाँ से आया और इसके जन्मदाता कौन है? तो आपको याद रखना इस द्वैध शासन शब्द के जो जन्मदाता है, द्वैध शासन शब्द के जन्मदाता वो कौन है हमारे? तो एक व्यक्ति हमारे लायोनिल कार्टिस जो है वो इस द्वैध शासन के क्या है? जन्मदाता। और इस लायोनिल कार्टिस की एक बुक है और इस बुक का नाम है डायरकी। बुक का नाम क्या है? डायरकी। इस डायरकी के अंतर्गत इन्होंने किसका उल्लेख किया है? द्वैध शासन का क्या किया है? उल्लेख किया है। द्वैध शासन का क्या किया है? उल्लेख किया है। तो प्रश्न पूछेगा द्वैध शासन के जन्मदाता तो कौन? तो लायोनिल कार्टिस। इनके बुक का नाम क्या है? डायरकी। डायरकी में किसका उल्लेख है? तो द्वैध शासन का। तो द्वैध शासन का उल्लेख किस बुक में किया गया है? डायरकी के अंदर। और उस बुक के जन्मदाता या रचयिता कौन? तो लायोनिल कार्टिस, जो कि द्वैध शासन के जन्मदाता है। क्लियर हुआ? अब इसी के साथ में आपको याद रखना है ये जो प्रांतों में द्वैध शासन क्या किया गया? शुरू किया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया, उसके बाद इस प्रांत के अंदर जो प्रांतीय विषय थे, इन प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। ये जो प्रांतीय विषय थे वो आपके दो भागों में बढ़ गए। कितने भागों में? दो भागों में बढ़ गए। जो पहला था उसको उन्होंने नाम दे दिया आरक्षित विषय। क्या दिया? आरक्षित विषय। और जो दूसरा है उसको कहा गया हस्तांतरित विषय। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक है आरक्षित विषय और दूसरा क्या? हस्तांतरित विषय। इस आरक्षित विषय का जो संचालन है, इस आरक्षित विषय का संचालन जो है वो किसके द्वारा किया जाता था? तो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के द्वारा। गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के द्वारा आरक्षित विषयों का संचालन किया जाता था। जबकि जो हस्तांतरित विषय है, इन हस्तांतरित विषयों का संचालन आपसे पूछा जाए, हस्तांतरित विषयों का जो संचालन है वो कौन करता था? तो वो भी गवर्नर ही करता था। लेकिन गवर्नर जो है वो किसकी सहायता से करता था? तो भारत मंत्रियों की सहायता से गवर्नर इनका संचालन करता था। इस आरक्षित विषय के अंदर कौन कौन सी विषय रखी जाती है? तो आपको याद रखना जो न्याय है, जो पुलिस है, ये जो आदि विषय हैं वो इस आरक्षित विषय से संबंधित है। और हस्तांतरित विषयों की बात करेंगे तो आपको याद रखना है स्थानीय स्वशासन इत्यादि से जो संबंधित विषय वो किसके अंदर आएंगे? आपके हस्तांतरित विषय में। तो ये तो पहला प्रावधान था कि प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया। प्रांतों के अंदर ही प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांट दिया था? दो भागों में बांटा। एक है आपका आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों का जो संचालन है वो गवर्नर करता था अपने कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से, और जो हस्तांतरित विषय वो गवर्नर संचालन करता था लेकिन भारत मंत्रियों की सहायता से। और द्वैध शासन के जन्मदाता लायोनिल कार्टिस, बुक का नाम डायरेक्टी, और डायरेक्टी के अंदर किसका उल्लेख किया गया? डायरेक्टी में इस द्वैध शासन का उल्लेख किया गया है। आया समझ में? देखते हैं दूसरा प्रावधान क्या है। आप बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहे और नोट डाउन करते रहे। सेकंड प्रावधान की बात करते हैं। देखिए
एक एक करके हम सारे प्रावधानों की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था पहला, सीधा प्रश्न पूछेगा प्रांतों में द्वितीय शासन का शुरुआत किस अधिनियम की देन है, तो आपको याद रखना 1919 के भारत शासन अधिनियम की। सेकंड प्रावधान के अंदर याद रखना है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। कौन सी? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत हुई। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की क्या हुई? शुरुआत हुई। ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं? तो जैसे अभी वर्तमान समय में हमारे पास संसद के 2 सदन हम मानते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। वैसे ही उस समय केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई थी और इस द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के अंदर 2 सदन बने हुए थे। एक था हमारा निम्न सदन और दूसरा था हमारा उच्च सदन। एक हमारा निम्न सदन था और दूसरा क्या था? उच्च सदन था। जैसे वर्तमान में निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। वैसे उस समय भी 2 सदन थे, निम्न सदन और उच्च सदन। इस निम्न सदन को कहा जाता था उस समय विधानसभा। क्या कहा जाता था? विधानसभा, ठीक है, जो कि वर्तमान में हम लोकसभा कहते हैं। और इस उच्च सदन को उस समय कहा जाता था राज्य परिषद। क्या नाम दिया जाता था? राज्य परिषद, जो कि राज्यसभा से संबंधित है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं इस निम्न सदन के अंदर सदस्य कितने थे। तो इसमें जो सदस्य की संख्या है वो सदस्य संख्या देखते हैं दोनों के अंदर। तो सदस्य संख्या में जो निम्न सदन है उसके अंदर सदस्य की संख्या थी 145। कितनी सदस्य संख्या थी? 145। इस 145 में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य कितने थे? तो इस 145 के अंदर जो 104 सदस्य थे वो तो आपके क्या थे? निर्वाचित सदस्य थे। कौन से सदस्य थे? निर्वाचित सदस्य। और जो 41 सदस्य शेष बचे थे वो 41 सदस्य कौन से? मनोनीत थे। कौन से थे? मनोनीत थे। आई बात समझ में कि जो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका उसका पहला भाग हमने देखा निम्न सदन, जिसे किस नाम से जानते थे? विधानसभा। इसमें सदस्य की संख्या कितनी? 145। 145 में जो 104 सदस्य वो आपके निर्वाचित और जो 41 सदस्य वो आपके कैसे होते थे? मनोनीत होते थे। वैसे ही जो आपका ये उच्च सदन या राज्य परिषद है, इस उच्च और राज्य परिषद के अंदर भी सदस्य की संख्या जो है वो कितनी थी? 60 थी। सदस्य संख्या कितनी थी? 60। और इस 60 के अंदर भी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हुआ करते थे। तो इन 60 सदस्य में से जो 34 सदस्य आपके 34 सदस्य हैं वो तो क्या होते थे? आपके निर्वाचित होते थे। क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। और जो 26 सदस्य हैं, वो क्या होते थे? मनोनीत सदस्य होते थे। कैसे सदस्य होते थे? मनोनीत सदस्य होते थे। तो ये था आपका केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत। प्रश्न सीधा पूछेगा कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। लेकिन यदि प्रश्न डीप के अंदर पूछे, आपको थोड़ा सा गहराई में ले जाए, तो इसके लिए मैंने आपको ये सदस्य संख्या के बारे में भी अवगत करा दिया। अब बात आती है कि इनकी शक्तियां। तो याद रखना, ये जो विधानसभा है और ये जो राज्य परिषद है, इन दोनों की जो शक्तियां हैं, इन दोनों की क्या शक्तियां? इन दोनों की शक्तियां तो क्या थी? समान थी। दोनों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं था। लेकिन जो बजट पर स्वीकृति जो है, बजट पर जो स्वीकृति दी जाती थी, वो स्वीकृति सिर्फ और सिर्फ कौन देता था? विधानसभा के द्वारा दी जाती थी, न कि इस राज्य परिषद के द्वारा। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि बजट पर जो स्वीकृति देने का अधिकार था केंद्र के अंदर, जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी, उस समय सिर्फ और सिर्फ किसको था? तो विधानसभा, जो कि निम्न सदन था। आई बात समझ में? तो ये सेकंड प्रावधान था आपका 1919 के एक्ट का, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत। और निम्न सदन, उच्च सदन, निम्न सदन में सदस्य की संख्या 145, जिसके अंदर 104 निर्वाचित और 41 क्या हुए? मनोनीत हुए। और उच्च सदन राज्य परिषद में सदस्य की संख्या 60 के अंदर जो 34 सदस्य वो आपके निर्वाचित होते हैं और जो 26 सदस्य वो आपके क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। क्लियर हुआ? देखते हैं अगला प्रावधान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते चलो बीच में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और लाइक कर लो अभी तक नहीं किया हो तो। तीसरे प्रावधान की बात करते हैं। तीसरा प्रावधान क्या कहता है? इस तीसरे प्रावधान की ओर चले तो आपने सुना होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, इसकी शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की
शुरुआत, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत पहली बार किस अधिनियम से हुई? 1919 के भारत शासन अधिनियम से। अगला प्रावधान देखते हैं चौथा। तो आपने 1909 के अधिनियम के अंदर देखा था कि जो हमारा सांप्रदायिक निर्वाचन था, उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। तो उसका इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया, क्योंकि 1909 का जो एक्ट था उसके अंदर जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों तक सीमित था, जिसके कारण से वो फेल हो गया था। तो इसके तहत चौथे प्रावधान में कहा गया कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी आपकी, इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया। और विस्तार करने के साथ ये किन पर लागू किया गया, ये याद रखना आपको। तो ये जो है वो सिखों पर, इस पर सिखों पर, ईसाइयों पर, सिखों पर, ईसाइयों पर, आंग्ल भारतीयों पर, आंग्ल भारतीयों पर तथा यूरोपियों पर, तथा यूरोपियों पर क्या किया गया था? इसको लागू किया गया। देखो विस्तार करते हुए किन किन पे लागू किया गया? तो सिख पर, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों पर। यहाँ पर पारसी शब्द नहीं है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है तो प्रश्न पूछेगा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किन में नहीं हुआ, और नहीं हुआ उसमें एक पारसी शब्द डाल देगा। तो याद रखना, एक तो सिखों पर, ईसाइयों पर, आंग्ल भारतीयों पर, यूरोपियों पर इस प्रणाली का क्या किया गया था? विस्तार किया गया था। इस प्रणाली का क्या किया गया था? विस्तार किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रावधान है हमारा, प्रावधान याद रखना है कि जो केंद्रीय बजट होता था, इस केंद्रीय बजट व राज्य बजट, केंद्रीय बजट व राज्य बजट को इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। केंद्रीय बजट और राज्य बजट को कब अलग किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंदर। आपको याद रखना है। छठा पॉइंट पढ़ते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ये लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से हुआ था? तो 1919 के एक्ट के माध्यम से हुआ था। और इसके संदर्भ में हम दो लेक्चर पूरे बना चुके हैं। तो जिन्होंने यदि वो लेक्चर नहीं देखे, आरपीएससी पार्ट फर्स्ट और आरपीएससी पार्ट सेकंड के नाम से 2 वीडियो बन चुके हैं, जिसके अंदर लोक सेवा आयोग के संबंध में सारी की सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी गई है। ठीक है, तो देखिए इस लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? संघ लोक सेवा आयोग की। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1926 के अंदर। कब की गई थी? 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ले आयोग की सिफारिश पर, यह हम पढ़ चुके, फिर से बता रहा हूँ। और ले आयोग की सिफारिश, तो इस समय उसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? सर रोज बारकर। सर रोज बारकर इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे तो क्या नाम आएगा? अरविंद सक्सेना। श्री अरविंद सक्सेना इस संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान कौन है? अध्यक्ष है। यह था आपका छठा प्रावधान। अब बात करते हैं अगला प्रावधान क्या है। देखो अंतिम प्रावधान देखते हैं हम। अंतिम प्रावधान क्या कहता है? तो अंतिम प्रावधान में मताधिकार का इनको अधिकार दिया था, लेकिन सीमित आधार पर। वो सीमित आधार किनको रखा था? तो शिक्षा को, संपत्ति को, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर मताधिकार का सीमित प्रयोग किया गया था। किसके आधार पर? संपत्ति के आधार पर और शिक्षा के आधार पर। संपत्ति और शिक्षा के आधार पर मताधिकार, मत देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, ये फैक्ट आपको एक याद रखना है। तो ये जो जितने भी प्रावधान हमने पढ़े वो सारे के सारे किससे संबंधित थे? हमारे इस 1919 के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से संबंधित थे। एक बार मैं आपको वापस से रिपीट करवा देता हूँ सारे प्रावधान, और हम यहीं पे याद कर लेते हैं। 2 मिनट आप मेरे साथ कंसंट्रेशन बनाए रखें। सबसे पहला पॉइंट, 1919 के भारत शासन अधिनियम को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू कौन था? तो हमारे भारत के राज्य सचिव, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। ठीक है, इस अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इस अधिनियम की घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को। ये लागू कब किया गया था? तो 1921 को। इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था?
भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना किस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये तो हमने पढ़ लिया शुरुआती। अब बात करते हैं इसके प्रमुख प्रावधान। तो पहला प्रावधान हमने पढ़ लिया था क्लास के अंदर कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था, इस प्रांतों में द्वैध शासन की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और इस द्वैध शासन शब्द की बात करें तो द्वैध शासन शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो लायोनिल कार्टिस थे हमारे द्वैध शासन के जन्मदाता। और इस लायोनिल कार्टिस की एक बुक है और उस बुक का नाम क्या है? डायरकी। इस डायरकी के अंदर इन्होंने द्वैध शासन का क्या किया? उल्लेख किया है। ठीक है। और जैसे इन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया तो प्रांतों में द्वैध शासन शुरू करने के बाद जो प्रांतीय विषय थे उनको कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों? 2। एक था आपका आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। तो जो आरक्षित विषय था उस पे जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता था? गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के द्वारा। और हस्तांतरित विषय के अंदर गवर्नर भारत मंत्रियों की सहायता से उस पर संचालन का कार्य करता था। क्लियर हुआ? दूसरा प्रावधान आपने पढ़ा, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत हुई। केंद्र में जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत हुई तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होता क्या है? तो हमने पढ़ा कि जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका उसके अंदर 2 सदन पड़े। एक होता है आपका निम्न सदन, दूसरा होता है उच्च सदन। इस निम्न सदन को हम किस नाम से जानते हैं? इस निम्न सदन को हमने नाम दिया विधानसभा और जो उच्च सदन था उसको नाम दिया राज्य परिषद। इस विधानसभा के सदस्य की बात करें तो इसके अंदर सदस्य संख्या कितनी थी? 145। इस 145 के अंदर जो 104 सदस्य वो कैसे थे? आपके निर्वाचित। और जो 41 सदस्य वो क्या थे? मनोनीत थे। वैसे ही जो राज्य परिषद है उसमें सदस्य की संख्या आपसे पूछे तो कितनी? 60। और इस 60 के अंदर भी निर्वाचित और मनोनीत की तो निर्वाचित सदस्य संख्या 34 और मनोनीत सदस्य कितनी आपकी? 26। ये था केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। इन दोनों की शक्तियां जो है, दोनों सदनों की शक्तियां क्या थी? समान थी। लेकिन जो बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार था वो बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त था? विधानसभा को प्राप्त था। किसको प्राप्त था? विधानसभा को। इसके बाद आपने पढ़ा इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कौन सी प्रणाली का? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। फिर आपने पढ़ा कि जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली थी 1909 के एक्ट में, उसका क्या कर दिया गया? इस अधिनियम के द्वारा विस्तार कर दिया गया। और विस्तार के अंदर किन किन पर ये लागू किया गया? तो याद रखना, आपको सिखों पर लागू किया गया, आपको याद रखना ईसाइयों पर लागू किया, आंग्ल भारतीय पर लागू किया और यूरोपियों पर लागू किया। इन 4 पर। यहाँ पर पारसी शब्द नहीं दिया गया, आपको इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है तो संपत्ति के आधार पर, कर के आधार पर और शिक्षा के आधार पर सीमित रूप से मताधिकार का क्या दिया? अधिकार दिया गया था सीमित रूप से। ठीक है। और एक फैक्टर कि जो लोक सेवा आयोग की गठन का प्रावधान है वो किस अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के भारत शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन वो 1926 के अंदर। पहले अध्यक्ष सरोज बारकर, वर्तमान अरविंद सक्सेना। इससे जुड़ी हुई 2 क्लास हमने बना दी, मैंने आपको बता दिया है। इस सभी फैक्ट के अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा में अभी पूछा गया था कि जो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए, किसके चुनाव? केंद्रीय विधानसभा के चुनाव। केंद्रीय विधानसभा के चुनाव जो हुए थे वो किस एक्ट के परिणाम स्वरूप हुए थे? तो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव जो है वो इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुए थे। और ये कब हुए थे? तो आपको फैक्ट के रूप में याद रखना 1926 एंड 1945 के अंदर केंद्रीय विधानसभा के चुनाव। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आपको ये बता दिया गया। तो ये था हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, जो कि हमारे थे आज की क्लास। ठीक है। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लो। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओगे तो फायदा होगा। और वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें ताकि कोई चीज छूट ना जाए। और अपने मित्रों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आगे के लिए हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।